बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। जिस पर क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्रिस्टी है जो आउटर की तरफ इस तरह है, क्रिस्टा या क्रिस्टी, किसे क्रिस्टी कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट, इसको हम आउटर कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हमने वहाँ पर कहा था जब इसके स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो उस वक्त हमने उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर कंपार्टमेंट या पीरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी उसको यूज़ किया था इसके लिए टर्म। ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसके दो फेस होते हैं। एक इस तरफ होता है जो कि मैट्रिक्स की तरफ होता है, दूसरा बाहर की तरफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जो होता है। ये जो अंदर की तरफ जो स्पेस होता है इसको एम फेस कहते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स की तरफ होता है, इसको एम फेस कहते हैं। और अंदर को कहते हैं सी फेस यानी साइटोसोल फेस, और ये मैट्रिक्स फेस। ये बाहर की तरफ होता है तो इस तरह ये सी फेस या साइटोसोल फेस, और वो अंदर की तरफ जो होता है वो एम फेस होता है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन इस तरह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन इन दोनों फेसिस के दरमियान यानी इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बनाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, फर्ज कर ये एक इलेक्ट्रॉन है इस प्रोटीन से, यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, इसी तरह ये जब अंदर इसी तरह फिर जाते हैं, इससे पास होते हैं, तो इसमें एनर्जी होती है और ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहे होते हैं और इससे एनर्जी रिलीज होती है। इसी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन पंप हो जाती है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाती है। जो आउटर कंपार्टमेंट होती है, ये एनर्जी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास होने से पैदा होती है यानी रिलीज होते हैं, वो यूज़ होती है बाय द पंपिंग ऑफ वन पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से ये वन पेयर ऑफ हाइड्रोजन पंप करते हैं। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं और फिर यहाँ से बहुत सारे हाइड्रोजन पंप हो जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और जिसके नतीजे में यहाँ पर जो आउटर कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा हो जाता है और बाहर की तरफ कम होता है। बाहर नहीं, अंदर की तरफ मैट्रिक्स में कम होता है, बाहर यहाँ आउटर कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादा होता है, उधर कम होता है निस्बतन, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर कम। अब ये जाएगी, अंदर की तरफ जाना चाहते हैं ये हाइड्रोजन आयन, लेकिन रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है कि वो ये जो है ये ऑक्सीसोम है, ये एक रास्ता है कि इससे वो जाए। ये सिर्फ यही एक रास्ता है कि ये हाइड्रोजन आयन इसके ज़रिए अंदर की तरफ जाए। ये ऑक्सीसोम जो होता है इसकी थ्री पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको कहते हैं बेस, या दूसरे वर्ड्स में इसको F0 पार्टिकल कहते हैं। F0 पार्टिकल, ये जो दोनों फेसिस के दरमियान होता है इसको F0 पार्टिकल कहते हैं।
ये जो M और C फेस के दरमियान होता है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में होता है, इसको बेस या F0 पार्टिकल कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसको कहते हैं स्टाक। स्टाक की तरह होता है, इसको स्टाक कहते हैं, या दूसरे वर्ड में इसे F5 F6 पार्टिकल कहते हैं। और जो बाहर होता है, इस अंदर होता है मैट्रिक्स के अंदर, और जो हमें नज़र आता है ज़्यादातर उसको कहते हैं हेड। इसको हेड कहते हैं या F1 पार्टिकल कहते हैं। ये F1 पार्टिकल जो होता है या हेड, ये एटीपेस की तौर पर काम करता है, क्योंकि प्रोटीन होता है क्योंकि ये, और इसी वजह से ये एटीपेस के तौर पर काम करता है, या जिसे हम एटीपी सिंथेटेज भी कह सकते हैं, एटीपी सिंथेटेज। तो ये इसके तौर पर काम करता है। ये F0 पार्टिकल या हेड जो है, F1 पार्टिकल या हेड जो है, ये एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज के तौर पर काम करता है। तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे। रास्ता सिर्फ यही है, इसके ज़रिए जाएंगे। अब ये जाएंगे यहाँ से, 2 हाइड्रोजन आयन है, एक पेयर है हाइड्रोजन आयन का। अब ये इसी बेस से पास होकर इससे स्टाक से भी पास होता है। इसके बाद आता है फिर इसी हेड की तरफ, जिसे एटीपी सिंथेटेज कहते हैं, जो कि एटीपेस के तौर पर काम करते हैं। अब ये जाएगा, जब इससे पास होता है, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, इससे यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और यही एटीपेस जो है, ये इसको इस्तेमाल करती हुई, इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी के साथ कंबाइन करता है। इस तरह करता है कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को ले लेता है और दूसरा ईडीपी के साथ ये कंबाइन करके, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट को ईडीपी के साथ कंबाइन करके इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एटीपी को बनाता है। और हाइड्रोजन आयन का जो पेयर है वो अंदर की तरफ जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिसके नतीजे में एटीपेज इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी के साथ कंबाइन करके एटीपी बना देता है, और ये एटीपी यहाँ पर पैदा होती है। यही वजह है यहाँ पर एटीपी पैदा होती है, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। किस तरह होता है? इसी तरीके से होता है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शंस सर अंजाम देता है। इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका वो है एटीपी सिंथेसिस, जो कि हमने इसका प्रोसेस भी पढ़ा कि वो किस तरह एटीपी को सिंथेसाइज करता है। तो ये एटीपी सिंथेसिस इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एटीपी एक एनर्जी पार्टिकल है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब इसका फास्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो फिर इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है उसका, ये स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म का जो मिड पीस होता है, इसमें भी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं स्पायरली, और वहाँ पर भी एटीपी सिंथेसिस का फंक्शन सर अंजाम देता है। प्रेजेंट इन द मिड पीस ऑफ स्पर्म के मिड पीस में भी ये मौजूद होते हैं। मिडल पार्ट जो होता है इसमें ये मौजूद होता है, वहाँ पर भी इसका यही एक फंक्शन है, एटीपी सिंथेसिस। इसके बाद अगर देखा जाए वाइटिलोजेनेसिस को हमने पहले भी पढ़ा था। कब? आप ज़रा रिमाइंड करें। वाइटिलोजेनेसिस किसको कहते हैं? याक फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज वाइटिलोजेनेसिस। एक और ऑर्गेनेल था जिसके फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो उसके फंक्शन में भी हमने पढ़ा था कि वो वाइटिलोजेनेसिस का फंक्शन सर अंजाम देता है, वो है गाल्जी बॉडी।
और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों याक फार्मेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। याक फार्मेशन प्रोसेस को करता है। याक में एनर्जी स्टोर होती है, वो एग में प्रेजेंट होता है। एग में ये स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है टर्मियोजेनेसिस। टर्मियोजेनेसिस से मुराद हीट प्रोडक्शन। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी फिर हीट में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि ये टर्मियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, हीट प्रोडक्शन का फंक्शन करता है। इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट जो है हीमोग्लोबिन का, इसमें भी ये रोल प्ले करता है। हीम पार्ट जो होता है हीमोग्लोबिन का, ये इसमें रोल प्ले करता है, सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन थे ये। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे ये सिलसिला जारी रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।